एपिसोड नेम हनीमून। जब आरोही अनिका जी से बात कर रही थी तभी अनिका जी की नजर वहां रखे लेटर पर गई। जब उन्होंने लेटर को उठाने की कोशिश की तभी आरोही ने हड़बड़ाकर अपना हाथ बढ़ाया और लेटर उठाकर अपनी गोद में छुपा लिया। आरोही को अजीब तरह से रिएक्ट कर अनिका जी थोड़ा हैरान हुई। माँ, आप आराम कर लीजिए, मैं ठीक हूँ, आरोही ने कहा। आरोही की बात सुनकर अनिका जी बेडरूम से चली गई। आरोही ने एक राहत की सांस ली। वो घर के किसी भी सदस्य को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ये लेटर छुपा दिया। आरोही ने उनके जाने के बाद अपना लैपटॉप खोला और डिटर्मिन्ड होकर कोई ऑनलाइन वर्क ढूंढने लगी। रात के वक्त नौकरानी हड़बड़ाकर आरोही के कमरे में आई और कहा, छोटी मालकिन, आपके घर वाले आए हैं। ये सुनकर आरोही बोली, व्हाट? मेरे घर वाले? नौकरानी ने हाँ में सिर हिलाया। आरोही संभलते हुए नीचे गई। घर में राघव अग्रवाल और ममता डिनर पर आ पहुंचे थे। सौम्या किचन में खड़ी धानी को देख रही थी। वो मिस्टी को खाना बनाना सिखा रहा था। आरोही ने जाकर उन दोनों के पैर छुए और किचन में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते हुए उसका ध्यान भटका और जब वो चाय को कप में डाल रही थी तो उससे चाय का बर्तन छूट गया और वो डर से उछल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर सब किचन में आ गए, यहाँ तक कि राजवीर जी भी काफी घबराए हुए लग रहे थे। आरोही, ये आपने क्या किया? राजवीर जी बोले। आरोही कान पकड़कर बोली, आई एम रियली सॉरी पापा, मैंने सब खराब कर दिया। अरे बेटा, मैं आपको चाय के लिए नहीं डांट रहा हूँ। आपसे किसने कहा था किचन में ये सब बनाने के लिए? घर में दर्जनों नौकर है सारे काम के लिए। आपको तो अपने कमरे में आराम करना चाहिए। अपने ससुर की ये सुनकर आरोही ऑकवर्ड फील करने लगी। पता नहीं कैसे उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए थे। कहते हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता उन्हें ससुराल में प्यार मिल जाता है, मगर हर किसी लड़की के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं। कई लड़कियां बदकिस्मत ही रह जाती हैं। मम्मा, अपना हाथ दिखाइए मुझे, धानी आरोही की साड़ी को खींचते हुए बोली। आरोही ने अपना हाथ नीचे किया। क्यूट धानी ने ध्यान से आरोही के हाथ को ऑब्जर्व किया, फिर अपने होंठों को आरोही के हाथ पर रखकर बोली, मम्मा, अब आप ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा। राजवीर और धानी तीनों आरोही को डांटते हुए बाहर ले गए। जब ममता अग्रवाल ने ये नजारा देखा तो वो अपनी जगह से उठ गई और वो जलन से आरोही को देखने लगे। उन्होंने अपनी जलन को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, आरोही, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें अपने मायके चलना होगा। ममता अग्रवाल की ये बात सुनकर आरोही की आंखें छोटी हो गईं। उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। राजवीर जी, आप ही बताइए, मैं इसका क्या करूं? ममता मुस्कुराकर बोली। राजवीर जी ने कहा, आरोही बेटा, अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगे तो आप अद्विजय को कह सकती हैं, वो आपको ले आएगा। ठीक है। आरोही राजवीर जी की बात का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगी। अनिका जी जैसे तैसे बाहर बातों को घुमा रही थी ताकि राघव जी उनकी बहू को ना ले जाए, मगर राघव जी आरोही को अपने घर ले जाने के लिए अड़े हुए थे। आरोही जब पैकिंग कर रही थी तो किसी ने उसके पीछे से कमर पर हाथ रख लिया और कहा, तुम जाना नहीं चाहती? आरोही थोड़ी हैरान हुई और जब उसने उस जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस हक ने अंदर तक गर्माहट का एहसास कराया। अद्विजय ने उसकी गर्दन पर अपनी चिन को रखते हुए कहा, तुम मना नहीं कर सकती थी, क्यों चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह खड़ी रही? आरोही ने मन में सोचा, क्या ऐसे रहे हैं जैसे ये खुद वहां मौजूद थे? इतने टाइम से तो गायब थे ना, मुझे मैसेज किया ना कॉल इनको। मुझसे कोई फर्क भी पड़ता है? पड़ेगा भी क्यों? कौन हूं मैं इनकी और मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मेरा भी तो इनसे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अद्विजय ने कहा, मैं कुछ भी तो नहीं सोच रही। आरोही हड़बड़ा कर बोली, कुछ भी नहीं सोच रही पक्का? अद्विजय ने पूछा। वो मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मैं उन्हें क्या बताऊंगी? बस थोड़ा इसके बारे में सोच रही थी और कुछ भी नहीं। आरोही ने बातों को घुमाया। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने कहा, मेरे साथ आओ।
इतना कहकर अद्विजय उसे बाहर लेकर चला गया और उसने अपने सख्त चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हेलो अंकल। राघव जी ने उसे सिर हिलाकर हेलो किया। तभी अद्विजय ने सभी की ओर देखते हुए कहा, मुझे पहले थोड़ा काम था, इसलिए मैं कुछ प्लान नहीं कर पाया, मगर अब मैंने 1 महीने के लिए अपनी वाइफ के लिए हनीमून ट्रिप प्लान किया है और आज ही हम स्विट्जरलैंड के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर राघव जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, मैं आरोही को उसके घर ले जाने आया हूँ। अद्विजय इससे पहले कुछ कहता, अनिका ने जल्दी से कहा, राघव, वो दोनों पति पत्नी कुछ समय साथ बिताना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? और फिर ये आपके लिए ही अच्छा है, ना कि आरोही आपको जल्दी नाना बनाने की प्लानिंग कर रही है। ये कहकर वो हंसने लगी। अनिका की बात पर राघव जी कुछ नहीं कह पाए और वो दोनों बस घर से खाली हाथ निकल गए। आरोही समझ गई थी कि ममता उसे अपने घर ले जाने के लिए इतनी डिस्परेट क्यों थी, क्योंकि उसे जब से राघव जी ने बताया होगा कि आरोही रावत्स की बहू है, तब से उसके मन में लालच जाग गया होगा। रूम में आकर आरोही ने कंफ्यूज होकर अद्विजय को देखा। अद्विजय ने अपना सिर उठाया और कहा, क्या हुआ तुम? ऐसे मुझ में क्या देख रही हो? आरोही ने कहा, क्या आपने बाहर जो कहा था वो सिर्फ इसीलिए कहा था, ना कि वो चले जाएं, राइट? अद्विजय थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, हम आज ही हनीमून के लिए निकल रहे हैं। आरोही ने हैरान परेशान होकर कहा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। और इसकी वजह? अद्विजय ने अपनी आईब्रो उठाकर पूछा। मुझे 50 दिन में 50 करोड़ कमाने हैं, आप भूल गए? आरोही ने कहा। अद्विजय ने कहा, तो तुम यहां रहकर अपनी अर्निंग कंटिन्यू कर सकती हो। मैं देखना चाहूंगा कि तुम ये कैसे करोगी। लेकिन अब आप सबसे क्या कहेंगे? आरोही ने कंफ्यूज होकर पूछा। अद्विजय ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो और बस सो जाओ। अगली सुबह फिर से आरोही को अद्विजय अपने बेडरूम में दिखाई नहीं दिया। आज रात अद्विजय उसके साथ तो था, मगर फिर भी उसने उसके साथ कुछ नहीं किया था। वो बस उसे गले लगाकर पूरी रात सोता रहा था और धानी अद्विजय को पीछे से हक किए हुई थी। आज रात बिस्तर के बीच में धानी नहीं बल्कि आरोही थी। शाम को जब आरोही अपने रूम से बाहर निकली तो वो सबसे पहले स्टडी रूम में गई, मगर स्टडी रूम में भी अद्विजय नहीं था। बाहर जाकर उसने अनिका जी को देखा, जो कि उदास लग रही थी। अनिका जी ने आरोही को अपने पास बैठाया और कहा, आरोही बेटा, बुरा लग रहा होगा ना? तुम्हें अद्विजय ने बताया कि उसे बहुत जरूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से उसे हनीमून ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है। मगर तुम जाना चाहती हो तो मैं उसे समझाऊंगी। वो बदतमीज है, उसे बैठकर कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं। राजवीर जी ने पराठा खाते हुए कहा। आप चुप कीजिए, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। अनिका जी ने राजवीर जी को डांटा और फिर प्यार से आरोही से बोली, अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अब जिस जगह के बारे में तुम कहोगी, मैं उसे तुम्हें वहीं ले जाने के लिए कहूंगी। आरोही ने कहा, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मुझे आप लोगों के साथ यही रहना पसंद है। अच्छा तो तुम माँ को मक्खन लगा रही हो? अनिका जी हंसते हुए बोली। आरोही ने मुस्कुराकर अनिका जी के कंधे पर अपना सिर रख दिया। रात को बेडरूम में अद्विजय आरोही के सामने खड़ा था। जिसने की बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो अपनी तेज नजरों से उसे ही ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। आरोही ने डरते हुए कहा, क्या हुआ? कहते हुए वो पीछे होने लगी। तभी वो बिस्तर पर गई थी। अद्विजय ने बिस्तर पर पैर रखा, एक सिगरेट जलाई और कहा, डू यू मिस मी? इतना कहकर उसने सिगरेट को खत्म किया, उसे बुझाया और फिर अपनी टाई को गर्दन से निकालकर साइड में रख दिया। इसके बाद उसने अपने कोट को भी निकाला। आस्तीन के बटन को खोलते हुए वो आरोही को ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी आरोही ने उठने की कोशिश की और कहा, मैं शावर लेकर आती हूँ। आरोही जब शावर लेकर आई तो उसने अपने वार्डरोब को खोला तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी चीजें बदली हुई थीं। उसने सिया के कपड़े भी उसी वार्डरोब में रखे हुए थे, मगर वो कपड़े वार्डरोब में अब नहीं थे। उसकी जगह कोई और ही कपड़े थे। मोस्टली वो कपड़े फुल बॉडी कवर्ड थे और उनके कलर भी काफी डार्क थे। आरोही ने देखा तो उन कपड़ों के ऊपर किसी ब्रांड का टैग भी नहीं था। यहाँ तक कि वहां सिया के दिए तो क्या, उसके भी कपड़े नहीं थे जो कि उसके लिए दादी लेकर आई थी।
काफी देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि ये सब शायद अद्विजय का किया कराया है, मगर उसने कोई विरोध करने की कोशिश नहीं की। एक नाइट गाउन लिया और उसे पहनकर आ गई। जब वो बिस्तर पर आई तो अद्विजय उसी के पास बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसने अपने फोन को टेबल पर रखा, आरोही के हाथ को पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें ड्रेसेस पसंद आई? आरोही ने कहा, हाँ, सभी ड्रेसेस काफी अच्छी है, लेकिन मैं इन्हें पहन नहीं सकती। क्यों? क्या तुम्हें दादी के दिए कपड़े ज्यादा पसंद है? अद्विजय के सवाल पर आरोही ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे अब साड़ी ही पहनना पसंद है। अद्विजय ने कहा, नाउ यू आर माई वाइफ। मैं तुम्हारे लिए हर तरह के कपड़े खरीद सकता हूँ और तुम चाहे जैसे भी चाहे वैसे कपड़े खरीद सकती हो, मगर साड़ी नहीं। वैसे क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं? आरोही ने इस बात पर कुछ नहीं कहा तो अद्विजय ने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और उसे आरोही को दिया। इस कार्ड का यूज करके तुम जो चाहो परचेस कर सकती हो। ये कहते हुए उसने आरोही के बालों में हाथ फेरा, उसकी गर्दन को अपने बड़े से हाथ से सहलाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आरोही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके होंठ बिल्कुल अद्विजय के होठों के पास थे। सिगरेट की फ्रेग्रेंस उसे अजीब फील करा रही थी। अद्विजय ने आरोही के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके दूसरे कंधे पर अपने होठों को रखते हुए कहा, आर यू कंफर्टेबल मम्मा? ये सुनकर अद्विजय ने आरोही की नाइट ड्रेस की स्ट्रिप्स को नीचे सरका दिया। आरोही को पैशनेटली किस करते हुए अद्विजय ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। अचानक अद्विजय ने किस करना बंद कर दिया और वो आरोही के चेहरे को देखने लगा और अपने एक हाथ को आरोही के हाथ में डालकर उसकी उंगलियों से खेलता रहा। कोई हरकत न होने पर आरोही ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें अद्विजय की चमकती आंखों से मिल गई। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ देर बाद अद्विजय का फीचोन रिंग करने लगा। अद्विजय ने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कॉल को पिक किया और वो कुछ देर कॉल पर किसी की बात सुनता रहा। फिर वो उठा और उसने रूम से जाते हुए कहा, गुड नाइट। अद्विजय जब बिस्तर पर आया, आरोही उसके लिए बैंडेज लेकर बैठी थी। अद्विजय के आने पर उसने उसकी बैंडेज बदली। अद्विजय इस बीच आरोही को आंखों में देखता रहा। आज जब उस आरोही के सीढ़ियों से नीचे गिरने के बारे सुना था तो वो परेशान हो गया था और उसने इसके लिए साड़ी को ब्लेम किया। इसलिए उसने सारी साड़ियों को वर्टन कपड़ों से बदल दिया। अगली सुबह, आज वो दिन था जब उन्हें राजस्थान के लिए निकलना था। कुमार को छोड़कर सभी राजस्थान के लिए निकल गए। दंश के जाने के बाद आरोही को हर समय प्रोटेक्ट करने का काम अब राज के हाथों में था। कई घंटे का सफर तय करने के बाद वो सभी राजस्थान पहुंच गए। मिस्टी इस बात से काफी एक्साइटेड थी कि वो अब अपने भाइयों से मिल सकती है और आज मृत्युंजय सौम्या को सबके सामने अपनी वाइफ भी एक्सेप्ट कर लेगा। मृत्युंजय ने उन सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और वो उन्हें उनके रूम तक ले गया। शानदार महल को देखकर आरोही काफी हैरान थी। अचानक जब वो टेरेस पर जाकर सामने बने एक और पैलेस को देखने लगी तो वो खुद से बोली, वो कितना ब्यूटीफुल है। धानी भी आरोही के पास खड़ी थी। उसने कहा, मम्मा, मुझे गोदी लो ना। ये सुनते ही आरोही ने धानी को गोद में लिया। धानी ने भी सामने बने एक पैलेस को देखा जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी उसमें रहने की चाह रखे। अचानक उसके पीछे से राज आया और बोला, मामी जी, क्या आपको वो पैलेस खूबसूरत लगा? ये सुनते ही आरोही ने सर हाँ में हिला दिया। राज मुस्कुराते हुए बोला, उसे मामा जी ने कुछ सालों पहले खरीदा था। ये सुनते ही आरोही हैरानी से राज की और मुड़ी उसकी आंखों में शक था। राज ने उसे यकीन दिलाने के लिए कहा, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? ये सुनते ही ढानी बोली, क्यों नहीं भैया, मैं अभी चलूंगी। राज बोला, तो चलिए, आपका ये बॉडीगार्ड आपको वहां ले चलेगा। जब वो तीनों मृत्युंजय के पहले से निकलने लगे तो अचानक मृत्युंजय बोला, आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। राज कंफ्यूज हुआ। मृत्युंजय अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, राजस्थान में अद्विजय से काफी लोगों की दुश्मनी है। आप लोग वहां गए तो वो आप पर हमले कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अद्विजय के साथ जाएं। ये सुनते ही आरोही ने सर हाँ में हिलाया। राज ने कहा, मामी जी,
अभी मामा जी यहाँ नहीं है तो रात में वहाँ चलते हैं। तो क्या मिस्टी और राज के रिश्ते के बारे में मृत्युंजय को पता चलेगा? और क्या आज अपना लगा। मृत्युंजय सबके सामने सौम्या को यह जानने के लिए आगे की चैप्टर पढ़ते रहिए। एपिसोड नेम टूटे जो ख्वाब। राज ने कहा, मामी जी अभी मामा जी यहाँ नहीं है तो रात में वहां चलते हैं। ये सुनते ही ढानी ने कहा, ओके भैया। आरोही फिर सौम्या के रूम में गई। सौम्या काफी घबराई हुई थी। उसने आरोही का हाथ पकड़कर कहा, आरोही बाहर कितने सारे लोग हैं, क्या उन सबके सामने मुझे जाना होगा? ये सुनते ही आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, तुम अब उनकी कुंवारानी सा हो, तुम्हें तो यहाँ रहकर राज करना है अपने मृत्युंजय जी के दिल पर। सौम्या बोली, मुझे और मत डराओ। तभी एक नौकरानी थाल में काफी सारे गहने लेकर उनके रूम में अंदर आई। आरोही ने नौकरानी को कंफ्यूज होकर देखा। नौकरानी ने कहा, कुंवर सा ने ये कहना आपको तोहफे में दिए हैं। ये कहकर उसने थाल को बिस्तर पर रख दिया और बोली, आपको कोई मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। आरोही ने गहनों को देखा तो वहां सभी गहने राजस्थानी थे। मिस्टी बोली, वाओ, ये गहने कितने खूबसूरत हैं भाभी सा, आज आप इन्हें पहनकर असली महारानी लगेगी। ये सुनते ही सौम्या बोली, मगर मैंने कभी इस तरह के गहने नहीं पहने। मिस्टी ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, हम है ना, भाभी सा आपकी मदद करने के लिए आई है। ये कहकर उसने सौम्या को कंधे से पकड़ा और उसे ड्रेसिंग टेबल पर ले गई। उसने सौम्या को तैयार किया। सौम्या ने एक डार्क येलो कलर की राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी। सर पर सिफॉन का दुपट्टा था, बीच माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। जब मिस्टी ने सिंदूर की डिब्बी उठाई तो वो अचानक बीच में रुक गई और बोली, भाभी सा, आप अभी सिंदूर नहीं लगा सकती। सौम्या ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। मिस्टी बोली, भाई सा को ही आपकी मांग भरनी होगी, हमारे यहाँ हमेशा पति ही पत्नी की मांग भरते हैं। ये सुन सौम्या मुस्कुराई। मिस्टी ने आज हॉट पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और सर पर एक मल्टी कलर की चुन्नी औंधी हुई थी। और आरोही ने आज पीच कलर का सिंपल लहंगा पहना हुआ था जिसका सिर्फ ब्लाउज ही एम्ब्रॉयडर्ड था। दुपट्टे को उसने अपने दोनों हाथों में अटैच किया हुआ था। उसके बालों का बन बनाकर मिस्टी ने उसके बालों में सफेद गजरा लगा दिया था। धानी ने भी आज येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। जब अद्विजय रूम में आया तो उसने उन सभी को देखा और उसकी नजरें आरोही पर अटक गईं। अद्विजय ने आज व्हाइट कलर का कुर्ता और उसके ऊपर क्रीम कलर की जैकेट थी। उस कुर्ते का नेक थोड़ा डीप था जिस वजह से अद्विजय की मस्कुलर चेस्ट उसमें से साफ नजर आ रही थी। आरोही को जब वो काफी देर तक ऐसे ही निहारता रहा तो मिस्टी ने खासकर उसका ध्यान हटाया और वो आरोही से बोली, चलिए पूजा का टाइम हो गया है। ये कहकर वो उन दोनों के साथ बाहर निकली। उसने अपने सर पर चुन्नी ली हुई थी। वो अचानक मृत्युंजय के पास गई जो कि काफी लोगों के बीच खड़ा हुआ था। मिस्टी को देख मृत्युंजय ने अपनी भौहें चढ़ा ली। अचानक मिस्टी ने अपने सर से दुपट्टा हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, भाई सा। ये कहकर उसने मृत्युंजय को गले लगा लिया। मृत्युंजय ने उसे अपने से दूर किया और बोला, तुम कहाँ थी? ये सुनते ही मिस्टी बोली, भाई सा, मैं कुछ दिन आपकी कैद से बाहर रहना चाहती थी। जब वो सभी राजस्थान के लिए रवाना हुए थे तभी आरोही ने अब अद्विजय को बता दिया था कि मिस्टी मृत्युंजय की बहन है। ये सुनते ही अद्विजय उनसे ये सच छुपाने के लिए नाराज तो हुआ था मगर वो अलहड़ मिस्टी को देखकर कुछ नहीं बोला था और ये बात मृत्युंजय को कॉल करके बता दी थी। मिस्टी अपने भाई सा से मिलकर काफी खुश थी। उसने पूछा, भाई सा हमारे छोटे भाई से कहाँ है? इस पर मृत्युंजय बोला, आप उनसे बाद में मिल सकती हैं। ये सुनते ही मिस्टी ने दोबारा कहा, मगर भाई सा वो है कहाँ? इस पर मृत्युंजय ने उसे कोल्ड लुक के साथ देखा तो उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहां हो रही पूजा के लिए पंडित जी ने मृत्युंजय को बुलाया। उन्होंने मिस्टी को देखकर उसे भी वहां आकर बैठने के लिए कहा। अचानक मिस्टी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और उसने सौम्या का हाथ पकड़ लिया। मृत्युंजय बोला, मिस्टी आओ। ये सुनते ही मस्ती ने नामे गर्दन हिला दी। मिस्टी को अजीब तरह से बिहेव करता देख मृत्युंजय आगे बढ़ा और उसने मिस्टी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। अचानक मिस्टी ने अपने हाथ छुड़ाए और बोली, कहाँ? ना, हम नहीं जा सकते, हमें नहीं बैठना इस पूजा में।
ये कहकर वो सौम्या के पीछे छुप गई। सौम्या ने मिस्टी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या है आपको? ये सुनते ही मिस्टी ने जवाब दिया, भाभी सा, हम इस पूजा में नहीं बैठ सकते, अनर्थ हो जाएगा अगर हम बैठे तो। सौम्या बोली, हमें बताइए आखिर हुआ क्या है, मैं आपकी परेशानी समझ आपके भाई सा से बात करूंगी। ये सुनते ही मिस्टी बोली, भाभी सा, इस पूजा में वो लड़की नहीं बैठ सकती है जो अपवित्र हो, जिसे किसी ने छुआ हो। अगर हम बैठे तो ये पाप होगा और हम भाई सा को ये बात बता भी नहीं सकते। भाभी सा, आप प्लीज इस परेशानी से हमें बाहर निकालिए। सौम्या ने कहा, ठीक है। फिर वो मृत्युंजय के पास गई और उसने कहा, मिस्टी, आपके साथ पूजा में नहीं बैठ सकती। इस पर मृत्युंजय ने पूछा, ऐसा क्यों? उसकी ठंडी आवाज सौम्या ने जवाब दिया, वो अपनी पीरियड्स में है। इस पर मृत्युंजय बोला, ठीक है। तभी पंडित जी बोले, मृत्युंजय अपनी पत्नी को बुलाइए, पूजा में उन्हें आपके दाहिने हाथ की तरफ बैठना है। इस पर मृत्युंजय ने हाँ में SLR हिलाया। फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ और फिर उसने 2 नौकरानियों को इशारा किया। वो नौकरानी सौम्या के पास गई। अचानक उन्होंने सौम्या को नजरअंदाज करते हुए पीछे खड़ी एक लड़की को देखा, जिसने लाल कलर की राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी। उसे पूजा में बैठाने के बाद वो पूजा शुरू हुई। ये देखकर मिस्टी सबसे ज्यादा हैरान हुई और उसने कहा, ये लड़की कौन है? भाई सा की शादी तो सौम्या जी से हुई है ना? इस पर मृत्युंजय ने मुड़कर एक बार मिस्टी को देखा, फिर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अद्विजय वहां आया। उसने उन सभी से कहा, ये कृतिका है, मृत्युंजय से उनकी बचपन में शादी तय हुई थी। ये सुन सौम्या के दिल में जैसे कोई तीर आकर लगा। वो भागकर अपने रूम में चली गई। आरोही उसके पीछे गई। सौम्या रोते हुए बिस्तर पर लेट गई। आरोही ने उसे शांत करने की वो कोशिश की। सौम्या रोते हुए आरोही के गले लगी और बोली, आरोही, उन्होंने मुझे धोखा दिया। सब लोग मुझे धोखा ही क्यों देते हैं? क्या मैं यही डिजर्व करती हूँ? आरोही, ऐसा क्यों? ये सुनते ही आरोही ने कहा, सौम्या, तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं बनना चाहिए। तुम्हें उनसे जवाब लेना चाहिए। उन्होंने तुमसे शादी की है। ये सुनते ही आरोही सौम्या बोली, आरोही, जो आदमी मन से हमें अपनी पत्नी न माने, जबरन उनकी पत्नी बनाकर हमें क्या मिलेगा? ये सुन आरोही बोली, सौम्या, बचपन से तुम कमजोर बनकर रही हो, तो तुम्हें क्या मिला? आज तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। नहीं 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 आरोही, मैं ये नहीं कर सकती। आरोही, मेरा यहां पर दम घुट रहा है। हम वापस कब चलेंगे? सौम्या रोते हुए बोली। ये सुन आरोही बोली, अभी ठीक है, तुम कहती हो तो हम ऐसा चलते हैं। मैं एक बार उनसे बात करके आती हूँ। ये कहकर आरोही बाहर गई। पूजा होने के बाद मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और अद्विजय के पास जाकर बोला, अद्विजय, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, हमारे साथ चलिए। ये कहकर मृत्युंजय अद्विजय को अपने साथ अद्विजय के ही पैलेस, जिसका नाम नीलमणि था, वहां ले गया। आरोही अद्विजय को ढूंढते हुए बाहर आई, मगर वहां उसे सिर्फ राज मिला। वो अद्विजय को ढूंढते हुए महल से बाहर निकली तो उसे कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने घेर लिया, जिन्होंने धोती और सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। आरोही बोली, आप हमें घेर कर क्यों खड़े हो गए? ये सुनते ही वो आदमी आरोही की तरफ बढ़े और उन्होंने जबरदस्ती आरोही को पकड़ लिया। वो आरोही के मुंह पर हाथ रखकर उसे महल के एक गुप्त कमरे के अंदर ले गए। उस कमरे में आने के बाद आरोही की आंखों से पट्टियों को खोला गया। आरोही ने अपने सामने देखा तो एक कुर्सी पर अपने पैर पर दूसरा पर चढ़ाए हुए कोई बैठा था। वो बुरी तरह हंसते हुए बोला, आरोही, क्या तुम मुझे पहचानती हो? ये सुनते ही आरोही ने अपनी आंखों को पूरा खोलकर साहिल को देखते हुए बोली, हाँ, मुझे याद हो, तुम वही हो जो घटिया आदमी के साथ आए थे। इस पर साहिल हंस और बोला, वैसे तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? अगर तुमने ये शब्द मृत्युंजय के सामने कहीं होते ना, तो वो तुम्हारी जुबान खिंचवा लेता। ये सुनते ही आरोही शॉक हो गई और बोली, क्या मृत्युंजय? इस पर साहिल बोला, हाँ, तुम्हें नहीं पता, मृत्युंजय वरुण के बड़े भाई हैं और वो वरुण से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आज तुम मेरी कैद में भी सिर्फ इसी वजह से हो, क्योंकि मृत्युंजय को तुमसे बदला लेना है।
ये सुन आरोही बोली, किस बात का बदला मैं क्या किया है? इस पर साहिल बोला, अनजान बनने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारी वजह से वरुण कोमा में है। उसके जिंदा बचने के भी ओनली 40% चांसेस हैं और तुम रहती हो कि तुमने क्या किया है। ये सुन आरोही बोली, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर साहिल बोला, लेना देना हो या ना हो, लेकिन आप तो तुम मेरे चैंगल में हो और अब पहले मैं तुम्हारे जिससे खेलेगा और फिर तुम बनोगी मीनाक्षी बाई की कि कोठी की शान। ये कहकर उसने अपने हाथ आरोही के कंधे पर रखे। आरोही ने अपना सिर नीचे करके साहिल के हाथ को काट लिया। आरोही के हाथ भले ही राशन से बंधे थे, मगर उसकी जलती हुई आंखें ही सामने खड़े इंसान को जलाने के लिए काफी थी। वही नीलमणि महल में अद्विजय ने पूछा, मैं तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस पर मृत्युंजय बोला, अद्विजय, जो तुमने कल रात अपनी पत्नी के साथ किया, उसे देखकर मुझे हमें ये बात पता चली है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, क्या? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।